नमस्कार। आज एमपी में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। वहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसी प्रकार डिप्टी सीएम जो हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को बनाया गया। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव को क्यों बनाया गया, ये भी एक चर्चा का विषय है। समझने की बात यह है कि बीजेपी किस प्रकार से 2024 की तैयारी कर रही है। कहीं न कहीं इसका एक तथ्य इसमें छिपा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि हर जगह बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो हैं वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं, और जितने भी बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं वो कहीं ना कहीं लाइन में ही लगे रह जाते हैं और कोई ना कोई नया चेहरा सामने आ जाता है। अब इसके क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया। उसे सर्वसम्मति से जितने भी सीनियर लीडर थे, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, इन लोगों ने उनके नाम का समर्थन किया। अब थोड़ा मोहन यादव के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कौन है। मोहन यादव 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे हैं। 1984 में अध्यक्ष, एबीवीपी के नगर मंत्री, 1986 में विभाग प्रमुख, 1991-92 में राष्ट्रीय मंत्री और 1993 में आरएसएस के उज्जैन सह खंड कारवा रहे हुए। इनकी राजनीति एबीवीपी से शुरू हुई। मज़ेदार बात यह है कि 2003 में इनको उज्जैन से टिकट दिया गया। उमा भारती ने इनको टिकट दिया था और फिर कुछ दूसरे नेताओं, कुछ अनबन के चलते इनसे टिकट वापस ले लिया गया था। उस समय इन्होंने कहा था कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जब चाहेगी टिकट दे सकती है, टिकट ले सकती है। हम तो उस बल्ब की तरह हैं, जब ऑन कर दे हम जल जाएंगे, जब बुता दे हम बुझ जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको ऐसे समझिए, अभी लोग मोहन यादव के सीएम बनने पे ये कह रहे हैं, विपक्ष जैसे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वो ये कहने में लगी हुई है कि हम लोग मुद्दा उठा रहे थे ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसी के चलते भाजपा को ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जबकि अभी भी
भाजपा में ओबीसी मंत्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हालांकि जब सवाल बार बार पूछे जाते हैं तो इसको बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास कितने मंत्री हैं ओबीसी से, कितने हैं अति पिछड़े से, कितने कहाँ से हैं, इसकी जानकारी देनी पड़ती है, जबकि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं। 2013 में इनको पहली बार टिकट मिला और तब से वो लगातार जीतते आए हैं। ये तीसरी बार विधायक बने। ऐसा मानना है कि कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री थे, तो उनका कहना था कि उज्जैन में कोई भी राजा नहीं है। तो एक कहावत है कि क्या मोहन यादव उज्जैन में रात में रुकेंगे, ये देखना होगा आने वाले समय में कि इस मिथक को वो तोड़ते हैं या नहीं। आपको याद होगा कि यूपी के लिए भी कहा जाता था कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री बनता है वो मेरठ नहीं जाता है, नहीं तो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। जबकि इस मिथक को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। वहाँ बार बार गए, कई बार गए और दोबारा चुनाव में किस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग कहते थे कि अरे यादव को कैसे बना दिया और बीजेपी जो है यादव के खिलाफ काम करती है, बोलती नहीं है। अब देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे यूपी में अखिलेश यादव, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो सीएम का चेहरा कौन बनेगा? अखिलेश यादव। यूपी में आरजेडी, सॉरी बिहार में अगर आरजेडी जीतती है तो उसका इकलौता चेहरा तेजस्वी यादव है, उनके भाई हैं। तो कहने का मतलब है कि दूसरे दलों में ये पता है, परसेप्शन क्लियर है कि भाई ये जीतेगा तो इसमें से मुख्यमंत्री यही बनेगा, यहाँ से ये जीतेगा तो मुख्यमंत्री यही बनेगा, दूसरे का बनने का कोई चांस नहीं है, चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें क्यों ना बिता दें। लेकिन भाजपा ने ये मैसेज दिया है कि हमारे यहाँ संगठनात्मक तौर पे काम करती है, उसके हिसाब से कोई भी बन सकता है। एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री तक बन सकता है। इसमें कहीं किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसका उदाहरण आप चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, आज एमपी है, हर जगह पे आप देख लीजिए, हर कहीं पे एक अप्रत्याशित नाम सामने आया है और वो इसको कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात इसमें ये राष्ट्रीय राजनीति में और ख़ास करके यूपी और बिहार में कैसे आने वाले 2024 के चुनाव में प्रभावित करेगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप जानते हैं कि यूपी और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां बिना जाति के
पॉलिटिक्स नहीं होती है, चाहे किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, यहाँ पे जातीय पॉलिटिक्स बहुत हावी है। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई, उसमें यादव ओबीसी की संख्या जो है वो 14%, और यूपी में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 10% है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसको इस प्रकार से जानते हैं। 2019 में विपक्ष को यादव का 55% वोट बिहार में पड़ा था और एनडीए को 21%, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय एनडीए का हिस्सा थे। उसी प्रकार यूपी में बीएसपी एसपी को 60% वोट जो है यादवों का पड़ा था और 23% वोट जो है वो बीजेपी को मिला था। बात करते हैं अगर कोयरी कुर्मी की, जिनकी आबादी 7% बिहार में है, उसमें से 70% वोट जो है एनडीए को मिला था। उसी प्रकार यूपी में अगर अदर ओबीसी, इसमें कोयरी कुर्मी सारे लोगों को मिलाते हैं तो उनकी आबादी है 14%, जिसमें से बीजेपी को 80% वोट मिला था और दूसरी ओबीसी जातियां हैं उनकी संख्या 18% है, उसमें से 72% वोट जो है वो बीजेपी को मिला था। उसी प्रकार बिहार में 9% अन्य पिछड़ी ओबीसी जातियां हैं, जिसमें से बीजेपी को 76% वोट मिला था। अब इसका कैसे नेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा समझते हैं। ओबीसी का वोट शेयर जो है और गैर यादव, 2009 के चुनाव में बीजेपी को 22% वोट मिला था, कांग्रेस को 24% मिला था और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको 54% वोट मिला था। उसी प्रकार 2014 में बीजेपी को 34% वोट मिला था, कांग्रेस को 15% मिला था और रीजनल पार्टियों को 51% मिला था। उस समय तक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। अब 2019 की बात करते हैं। 2019 में 44% वोट मिला था बीजेपी को, जो 2009 से तुलना में जस्ट डबल हो गया। कांग्रेस 15% का 15% पे रह गई और रीजनल पार्टियों का जो वोट प्रतिशत था वो 55 से घटकर 41% पे आ गया। तो अब आप इससे अनुमान लगाइए कि ये कितनी बड़ी क्रोनोलॉजी है और क्या बताने की कोशिश की जा रही है। आप इससे बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, एमपी में ओबीसी की संख्या 50%, अपर कास्ट जो है उनकी संख्या 15% है, इसलिए डिप्टी सीएम बनाया गया। दलित जो है वो भी 15% है, उनसे भी एक डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो अगर आप देखिए इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो इनका टोटल परसेंटेज 80% हो जाता है। अब इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो 80% आबादी को तो इन्होंने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे से इन्होंने दे दिया कि भाई मैंने आपका भी प्रतिनिधित्व दिया, आपका भी प्रतिनिधित्व दिया, आपका भी प्रतिनिधित्व दिया। तो समझने वाली बात यह है कि बीजेपी इस रणनीति पे काम कर रही है, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है और मेरा ये मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर आपको यूपी और बिहार में भी दिखेगा
और मोहन यादव भी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप लोग अपना राय दें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।